हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी पुलिस की लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा साइबर अपराध। जो यूपी पुलिस जीके में यूपी पुलिस जीएस के सिलेबस में साइबर अपराध एक टॉपिक दे रखा है, उससे पूरे चांस है कि क्वेश्चन आए। तो चलते हैं, इसे अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसमें साइबर अपराध को देखते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना एवं संचार जगत में अप्रतिम विकास हुआ है। इनके माध्यम से जहां मानव समाज के लिए विकास को बहुआयामी पृष्ठभूमि प्राप्त हुई है, वहीं इसने विकास के एक नए शिखर को भी छुआ है। यद्यपि मानव सुविधा एवं विकास के लिए निर्मित कंप्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग अनैतिक प्रवृत्ति के कार्यों तथा विद्वेषपूर्ण उद्देश्यों में भी किया जाने लगा है, जैसे अश्लील सामग्री का प्रसारण, ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग सेवा प्रणाली से छेड़छाड़ करके धन निकासी का प्रयास, अराजक और आतंकवादी गतिविधियों का संचालन, ऐसे ही अन्य कृत्य हैं। इन्हें संयुक्त रूप से साइबर अपराध की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार साइबर अपराध के अंतर्गत ऐसे गैर कानूनी कार्यों को शामिल किया जाता है जिनमें कंप्यूटर प्रणाली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है। तो इंटरनेट के बढ़ते प्रचलन के साथ ही लोग अपना अधिकाधिक समय इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और वर्चुअल दुनिया में गुजार रहे हैं और वास्तविक दुनिया एवं समाज से कटते जा रहे हैं। इससे उनका निजी जीवन व रिश्ते तो प्रभावित हो ही रहे हैं, वे अकेलापन, अवसाद, अन्याय, मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। वर्तमान में इंटरनेट कई प्रकार के वित्तीय अपराधों एवं व्यक्तिगत हमलों का माध्यम बन चुका है। इन अपराधों को साइबर अपराध कहा जाता है। हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, सलामी हमला तो इत्यादि कुछ साइबर अपराधों के उदाहरण हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के अनुसार साइबर अपराधों की श्रेणी में गैर कानूनी, अनैतिक या अनधिकृत प्रकृति के ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से पूर्व अनुमति के बगैर आंकड़ों का संसाधन और प्रसारण किया जाता है। यानी दूसरे व्यक्ति की अनुमति लिए बगैर उनके आंकड़ों का प्रसारण करना और उनका संसाधन करना। साइबर अपराध व्यावहारिक तौर पर एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत कई तरह के अवांछित एवं अनधिकृत कृत्यों को शामिल किया जाता है, जैसे स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या है? इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के ईमेल अकाउंट में बिना उसकी सहमति के अवांछित ईमेल भेजना स्पैमिंग कहलाता है। यानी उसके ईमेल अकाउंट में बिना उसकी सहमति के कोई अवांछित ईमेल भेज देना। अवांछित का मतलब है अनयूजफुल, यानी बेमतलब का। इससे बचने के लिए स्पैम नेट और स्पैम फिल्टर जैसे कुछ प्रोग्राम बनाए गए हैं। स्पैम नेट और स्पैम फिल्टर। हालांकि स्पैमिंग को पूरी तरह से रोकना एक जटिल कार्य है। आगे देखते हैं क्रैकिंग। ये क्रैकिंग क्या है? इसका दूसरा नाम है पासवर्ड क्रैकिंग या पासवर्ड क्रैकिंग। इसका अर्थ है कि बार बार प्रयास करके या चुराकर किसी व्यक्ति के ईमेल या इंटरनेट अकाउंट के पासवर्ड को अपने नियंत्रण में ले लेना, या इसे बोलते हैं क्रैकिंग। पासवर्ड की क्रैकिंग करना है, क्रॉसिंग करना। बार बार प्रयास करके या चुराकर किसी व्यक्ति के ईमेल या इंटरनेट के पासवर्ड को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में कर लेना। इसे भी पूरी तरह समाप्त करना कठिन है। इसके लिए कई नई तकनीक जैसे एम्प्टी डिजिट फिंगरप्रिंट रीडर का प्रयास किया गया है। क्रैकिंग को रोकने के लिए एम्प्टी डिजिट फिंगरप्रिंट रीडर, यह फिंगरप्रिंट का अध्ययन करने वाला एक स्कैनर है जो वास्तविक मालिक के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को अकाउंट में प्रवेश नहीं करने देता है। तभी तो बोलते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन पे और अपने लैपटॉप, जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं, उन पे पासवर्ड लगा के रखना चाहिए, फिंगरप्रिंट पासवर्ड। अब बोलते हैं, अब अगला है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है?
एक ऐसी अवांछित गतिविधि जिसके माध्यम से अपराधी प्रकृति के व्यक्ति द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक संख्या में ईमेल भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा ईमेल भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया जाता है फिशिंग में। और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बहकावा देकर उनसे उनके बैंक अकाउंट, पिन नंबर या पासवर्ड आदि प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। यदि अपराधी अपने मकसद में कामयाब रहता है तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से धन निकासी कर सकता है तथा उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसे बोलते हैं फिशिंग। यानी जो अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है वो इंटरनेट का उपयोग करके बहुत ज़्यादा संख्या में ईमेल भेजकर उसे अपने जाल में फंसा सकता है। उसे बहकावा देकर उससे अकाउंट, बैंक अकाउंट, पिन नंबर या पासवर्ड आदि प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। इसे बोलते हैं फिशिंग। अगला देखते हैं, अगला क्या है शब्द? साइबर स्टॉकिंग। ये सब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। वो इनमें से परिभाषा दे देगा और ऑप्शन में रख देगा साइबर फिशिंग या विशिंग, फिशिंग, स्पैमिंग, ये सब रख देगा। तो आपको पहचानना है उसमें से। साइबर स्टॉकिंग क्या है? यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा साइबर अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से चैटिंग के दौरान किसी अन्य इंटरनेट माध्यम द्वारा उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर, अन्य जानकारियां हासिल कर लेते हैं ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। इसके लिए साइबर अपराधी उक्त व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे अश्लील बातें करते हैं तथा इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इसे बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। यानी इंटरनेट का उपयोग करके चैटिंग करेंगे, अन्य इंटरनेट के माध्यम द्वारा उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर सब पूछ लेंगे, सारी जानकारी ले लेंगे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। इसे बोलते हैं क्या? साइबर स्टॉकिंग। अगला है वर्ड साइबर पोर्नोग्राफी। इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी तथा अश्लील वेबसाइटों को शामिल किया जाता है। इसके तहत अश्लील सामग्रियों का प्रसारण जैसे अश्लील चित्र भेजना, अश्लील साहित्य लिखना तथा डाउनलोड करना इत्यादि शामिल है। आगे देखते हैं हैकिंग क्या होती है। हैकिंग किसी कंप्यूटर प्रणाली में जानबूझकर अनधिकृत प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। यानी दूसरे के कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में ले लेना। इसके अंतर्गत हैकर द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित कमियों का पता लगाने, सूचनाओं में हेराफेरी करने अथवा उन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश करना शामिल है। हैकिंग में क्या करेंगे? अनधिकृत प्रवेश करके दूसरे के कंप्यूटर में जानबूझकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे, फिर उसमें सूचनाओं की हेराफेरी करेंगे या उन्हें नष्ट कर देंगे। इसे बोलते हैं हैकिंग। आगे देखते हैं सलामी अटैक, सलामी हमला। इसके माध्यम से साइबर अपराधी द्वारा बैंकों के खाता धारकों यानी अकाउंट होल्डर्स के खाते से धन निकालने, प्रायः बहुत ही मामूली रकम निकालने के उद्देश्य से बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में एक ऐसे अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है जिससे खाता धारकों के खाते से कुछ रकम उक्त अपराधी के खाते में हस्तांतरित हो जाती है तथा खाता धारक को इसके संबंध में पता ही नहीं चल पाता। सलामी हमला एक प्रकार का आर्थिक अपराध है। यानी इसमें क्या करते हैं, जो साइबर अपराधी होता है वो बैंकों के खाता धारकों से धन निकालने के लिए, और इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही मामूली रकम निकालने के उद्देश्य से क्या करेगा, वो कंप्यूटर प्रणाली में कोई ऐसा अवांछित प्रोग्राम डाल देगा जिससे खाता धारक के खाते से कुछ रकम उसके खाते में पहुंच सके। तो खाता धारक को इसके संबंध में पता ही नहीं चल पाता। इसे बोलते हैं सलामी हमला। यानी पहले सलाम कर दिया है, कैसे? अवांछित प्रोग्राम डाल के, फिर उसके बाद में पैसे निकाल लेता है।
इसे बोलते हैं साइबर बुलिंग। अगला देखते हैं साइबर बुलिंग क्या होता है। इंटरनेट और संबंध तकनीकों का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाना साइबर बुलिंग कहलाता है। समाज के युवा वर्ग में इस प्रवृत्ति की बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं और जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। ये नॉर्मली इंटरनेट और उससे जुड़ी टेक्निक का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हमला है। साइबर बुलिंग को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए करना। इंटरनेट सेवा और वेब पेज जैसी मोबाइल तकनीक का उपयोग और एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग का उपयोग दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करना। ये क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग से निपटने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों को इससे सुरक्षित करने के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैंक ऑफ बुली नामक एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले यदि बुलिंग का शिकार होते हैं तो ऐसे में वे त्वरित स्तर पर घटना की सूचना दे सकते हैं। डाटा डिडलिंग क्या है? डाटा डिडलिंग यह ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से पहले तो डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पूर्व ही परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी डाटा को कंप्यूटर पर प्रोसेस होने से पहले ही उसे बदल देंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस होने के बाद डाटा को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। डाटा डिडलिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या है? इसे चकमा देना भी कहा जाता है, ईमेल स्पूफिंग, क्योंकि इसके अंतर्गत होता यह है कि किसी कंप्यूटर इंटरनेट उपयोगकर्ता से बदला लेने या उसे परेशान करने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति के पते से उक्त व्यक्ति जिसे परेशान करना है उसे ईमेल भेजा जाता है। इसे बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। साइबर युद्ध नीति, साइबर वॉरफेयर क्या है? यह एक देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किसी भी संभावित साइबर हमले से बचने के लिए बनाई गई रणनीति होती है। इसमें भौतिक हथियारों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से युद्ध अभ्यास किया जाता है। हालांकि साइबर युद्ध नीति सामान्यतः एक राष्ट्र या आतंकवादी समूहों या हैकर समूहों द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र पर साइबर हमलों को दर्शाता है। साइबर अपराधों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ साइबर क्राइम्स कैसे कर सकते हैं? साइबर अपराधों के बढ़ते हुए वैविध्य तथा गहनता को देखते हुए इसके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का उल्लेख किया जा सकता है। क्या क्या उपाय हैं इसे रोकने के लिए? पहला तो आईटी तकनीकों का प्रयोग करके साइबर अपराधों की रोकथाम करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी बनाना, अनधिकृत कार्यों पर रोक लगाना, आप्रवासन नियंत्रण आदि को संभव बनाया जा सकता है आईटी तकनीकों का प्रयोग करके। आगे और क्या क्या उपाय करने चाहिए? बायोमेट्रिक तकनीक प्रणालियों का उपयोग करके पहचान को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए फिंगरप्रिंट, डिजिटल हस्ताक्षर, वर्ण, आवाज़, हस्त ज्यामिति, रक्त संवहनी प्रतिरूप, रेटिना, डीएनए कण पहचान, कान की पहचान आदि को उपयोग में लाया जा सकता है। यानी बायोमेट्रिक के लिए इन सब का यूज कर सकते हैं। विभिन्न देशों में लगातार बढ़ते विश्वव्यापी आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए बायोमेट्रिक पासपोर्ट में उपलब्ध महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक कंप्यूटर चिप में उसी तरह संचित किया जाता है जैसे स्मार्ट कार्ड आदि में। यानी बायोमेट्रिक पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसी कारण बायोमेट्रिक पासपोर्ट को तुलनात्मक रूप से अधिक छेड़छाड़ रोधी और सुरक्षित माना जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि बायोमेट्रिक पासपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। भारत सरकार को भी बायोमेट्रिक पासपोर्ट को अपनाना चाहिए, जिससे कि साइबर अपराध से और साइबर आतंकवाद से बचा जा सके। अब देखते हैं कि भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किए गए क्या क्या उपाय हैं।
यानी क्या क्या उपाय अब तक किए जा चुके हैं। चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र की एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बढ़ रही है भारत में। अतः इस दृष्टि से साइबर सुरक्षा भारत के लिए एक व्यापक महत्व का मुद्दा है। इसी क्रम में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने साइबर सुरक्षा की शिक्षा के प्रसार और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा शिक्षा तथा जागरूकता पर एक कार्य समूह का गठन किया था, जिसने इस संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो ये सुझाव हमें याद करने हैं। पहला सुझाव क्या दिया इसने कि साइबर सुरक्षा से संबंधित विषयों को सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है। यानी स्कूल के स्तर पर जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, उसमें साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा को शामिल करना चाहिए। मानव विकास से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए। साइबर सुरक्षा संस्थान यानी साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी चाहिए। अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास के कार्यक्रमों में सहयोग की दृष्टि से आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, साइबर सुरक्षा कानूनों को मजबूत किया जाए, परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात के कार्यों को प्रोत्साहित करना आदि। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भी साइबर सुरक्षा के लिए एक शर्ट इन की फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इसे याद रख लेना, फुल फॉर्म पूछ सकता है यूपी पुलिस के पेपर में। शर्ट इन की स्थापना की गई किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। शर्ट इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। देखो इन ये लास्ट में आएगा, अगर यहाँ से इसकी फुल फॉर्म यहाँ से शुरू होगी उल्टी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नामक कार्यात्मक संगठन का गठन किया गया है, जो साइबर अपराधों की आकस्मिक रोकथाम के साथ साथ गुणवत्ता सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। क्या क्या? आकस्मिक घटनाओं से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए प्रतिक्रियात्मक सेवाओं की उपलब्धता, संगठनों को उनकी कार्य प्रणालियों तथा नेटवर्कों की सुरक्षा की दृष्टि से दिशा निर्देश प्रदान करना, सुरक्षा चेतावनी, परामर्श और सुरक्षा के संबंध में पूर्वगामी सक्रिय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 लागू किया था, वर्ष 2000 में, जिसकी विभिन्न धाराओं के माध्यम से साइबर अपराध को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? सन 2000 में। इसे याद रखना है। जैसे क्या क्या प्रावधान किए गए थे इस अधिनियम में? कंप्यूटर प्रणाली हैकिंग पर रोक के लिए धारा 66, हैकिंग पर रोक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक धारा 67 में। साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन और उसकी प्रक्रिया एवं शक्तियां धारा 48 और 58 में क्रमशः। यानी साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसका गठन है धारा 48 में और उसकी प्रक्रियाएं और शक्तियां हैं धारा 58 में। तो ये थोड़ी 3 धाराएं याद रख लेना। धारा 66 में है हैकिंग पर रोक, धारा 67 में है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशन पर रोक 67 में, और 48 में है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, और 58 में है उसकी प्रक्रिया और शक्तियाँ। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए चिंताएं तथा चुनौतियाँ। क्या क्या चिंताएं और चुनौतियाँ हैं? व्यक्तियों तथा संस्थाओं दोनों के स्तर पर जागरूकता का अभाव है। साइबर सुरक्षा के प्रति उदासीनता की संस्कृति, यानी लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि कब उनके साथ साइबर हमला हो सकता है। और डिजिटल जागरूकता का तो अभाव है ही। लोगों को अभी तक फ़ोन ठीक से चलाना नहीं आता, फ़ोन में कोई फंक्शन वगैरह है वो खोलना नहीं आता, यानी डिजिटल जागरूकता का अभाव है। और जो साइबर सुरक्षा है उसके प्रति लोग उदासीन हैं। दक्ष और प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी है। भारत में जो एफिशिएंट और ट्रेंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं है, उनकी भी कमी है।
साइबर क्राइम से लड़ने वाली समुचित रूप से विकसित सक्षम संस्थाओं का अभाव है। संस्थाएं भी नहीं है ठीक से। पर्याप्त शक्तिशाली एवं सक्षम साइबर सुरक्षा का अभाव है। उनमें दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही नई तकनीकों का सामना करने के लिए परिवर्तन न किया जाना, देश के बड़े अधिकारियों, सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों के लिए किसी ईमेल पॉलिसी का अभाव है। यानी इनके लिए कोई ईमेल पॉलिसी नहीं लाई गई है। जो बड़े अधिकारी हैं, सुरक्षा बल हैं, इनके ईमेल को हैक कर लिया जाता है। ईमेल स्पूफिंग, ईमेल बुलिंग, ये सब देखी जाती हैं। हमारे लिए साइबर खतरा सिर्फ हैकरों या साइबर आतंकवादियों से ही नहीं, बल्कि कुछ छद्म मित्र या शत्रु पड़ोसी देशों से भी है। राज्यकर्ताओं के शामिल होने के कारण खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये इसकी कुछ चुनौतियां हैं। अब देखते हैं कि भारत में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाएं। जिस तरह वर्तमान में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और आतंकवादी घटनाओं के लिए भी हैकिंग तथा अन्य साइबर अपराधों का सहारा लिया जा रहा है, तो ऐसे में भारत को एक मजबूत साइबर सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना चाहिए। उसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। आम आदमी को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए शर्ट इन को शैक्षणिक संस्थाओं, कॉलेज इत्यादि के सहयोग से इत्यादि से सहयोग करके एक देशव्यापी रणनीति अपनानी चाहिए। यानी देश के स्तर पर एक ऐसी रणनीति अपनाई जाए शर्ट इन के जरिए कि आम आदमी को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता हो। सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से दक्ष साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स का समूह बनाना चाहिए, ताकि साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों को नाकाम किया जा सके। यानी जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए और साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल का एक ग्रुप बनाया जाए जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जितने भी हमले हैं उनको नाकाम कर सके। तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता और धन मुहैया कराना चाहिए। यानी जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, उन्हें अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए और उन्हें थोड़ा उनका वित्तीय समावेशन भी, वित्त भी बढ़ाना चाहिए, यानी फंडिंग भी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि वो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। अन्य मित्र राष्ट्रों से भी इस संदर्भ में तकनीकी और शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए समझौते किए जाएं। यानी अगर कोई देश साइबर टेक्निक में आगे निकल रहा है और कोई देश साइबर हमलों से बचने के लिए जो तरकीबें अपनाता है, तो वैसे ही हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए कि कैसे बचा जा सकता है, उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उस देश की तर्ज पर भारत अपने साइबर हमलों से बच सकता है। इस मामले में साइबर अटैक में और साइबर हमलों से बचाव में इजराइल का नाम प्रथम स्थान पर रहता है। यानी इजराइल इस मामले में बहुत आगे है, इजराइल और अमेरिका। तो आगे देखते हैं, भारत समेत 100 देशों में साइबर अटैक। हाल ही के दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में कंप्यूटर वायरस, वन्नाक्राई रैंसमवेयर से साइबर हमला हुआ और ये तो बहुत पहला का हमले हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो हुआ था पेगासस अटैक, वो भी एक साइबर हमला था जिसमें जो हमारे देश के बड़े राजनेता थे उनके व्हाट्सएप को हैक कर लिया गया था। बात को पता लगा कि वो पेगासस जो था वो सॉफ्टवेयर किसका था, इजराइल का था, इजराइल ने हैक करा था। तो इजराइल के सॉफ्टवेयर से जो भी उसे यूज कर रहा था, तो ये भी एक साइबर हमले का ही प्रकार है। तो और देखते हैं, यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस जैसे कई देशों में कई कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। साइबर हमले के लिए वानाक्राई नाम के वायरस को जिम्मेदार माना गया। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस तो इससे बुरी तरह प्रभावित हुई है। सुरक्षा फर्म कैस्परस्की और अवेस्टसेट ने इस हमले के लिए जिम्मेदार मालवेयर की पहचान की। इन सुरक्षा फर्मों के अनुसार साइबर हमले से रूस सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो इस
इस वायरस का नाम याद रखो, WannaCry रैनसमवेयर। WannaCry रैनसमवेयर, ये भी एक साइबर अटैक है। बताओ 100 देशों से अधिक साइबर अटैक, 100 देशों से अधिक को प्रभावित किया। बिटकॉइन के माध्यम से वसूली की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो भी कंप्यूटर कथित तौर पर साइबर अटैक के शिकार हुए हैं, उन्हें खोलने पर फाइल रिकवर करने के बदले $300 बिटकॉइन की मांग की गई है, यानी $300 बिटकॉइन। इस टाइम पे बिटकॉइन का रेट है लगभग 37,60,000 का रेट है इस टाइम पे एक बिटकॉइन का। तो लगा लो तुम, $300 बिटकॉइन की मांग की गई है। साथ ही इस मांग को 3 दिन के अंदर देने की बात की गई और निर्धारित अवधि में तय राशि को नहीं देने पर $600 बिटकॉइन देने होंगे। बताओ, जो ये हमला हुआ था इसमें इसकी बात चल रही है, जो WannaCry रैनसमवेयर से हुआ था। वस्तुतः रैनसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर फाइल को बर्बाद करने की धमकी देता है। धमकी दी जाती है कि यदि फाइलों को बचाना है तो निर्धारित फीस चुकानी होगी। ये वायरस कंप्यूटर में मौजूद फाइलों, वीडियो को इनक्रिप्ट कर देते हैं और उन्हें फिरौती देने के बाद ही खोला जा सकता है। फिरौती मांगी जाती है इस प्रकार। बताओ, अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला। WannaCry का आक्रमण संभवतः आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा वायरस हमला है। यह वायरस विंडोज़ आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटरों को टारगेट करता है। यह वायरस विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडोज़ सर्वर 2008 और उससे पुराने वर्जन के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा को एक्सप्लॉइट करता है। अभी तक इस वायरस ने लाइनक्स, मैक तथा विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक नहीं किया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रखने हैं आपको, लाइनक्स, मैक और विंडोज़ 10, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो सर्वर 2008, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह वायरस ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से सिस्टम तक पहुंचता है तथा वर्म की तरह उस नेटवर्क से जुड़ी सभी मशीनों के ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्रमित करता है। इतना ही नहीं, यह नेटवर्क के सर्वर को भी संक्रमित कर देता है। भारत पर हमले का प्रभाव। भारत में आंध्र प्रदेश पुलिस, पश्चिम बंगाल सरकार, गुजरात सरकार तथा अन्य संगठनों पर इस वायरस का हमला हो चुका है। भारत में WannaCry रैनसमवेयर के अटैक का खतरा अन्य देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बैंक, ATM, सरकारी कार्यालय विंडो XP, विंडो विस्टा वे पूर्व के वर्जनों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी पुराने वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही भारत में ऑपरेटिंग सिस्टम प्राय अपडेट और अपग्रेड नहीं किए जाते हैं। तो भारत के लिए तो और ज़रूरी हो जाता है कि भारत साइबर सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हो, नहीं तो ऐसे अटैक होते रहेंगे और हमारा जितना भी डेटा है, सरकारी गवर्नमेंट डेटा, वो सब चोरी हो जाएगा। तो इसलिए भारत को साइबर सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, नई नई रणनीतियाँ बनाने की आवश्यकता है, साइबर स्पेशलिस्ट नियुक्त करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो फिर हमारी क्लास ये साइबर अटैक यानी साइबर अपराध की यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।